चलिए, आपके पास चैप्टर एटम्स जल्दी से रिवाइज करेंगे और इसको आज ही रिवाइज कर लो। एटम्स में क्या है आपके पास? सबसे पहले you all know there are some theories, and the very first theory is Thomson model. We have Thomson model. We have Rutherford theory. And we have Bohr theory. This theory है Thomson model, Rutherford theory and Bohr theory. So Thomson model क्या था? What Thomson model was that there is an atom. Atom is a positive sphere, and the electrons are embedded in it. Just like seeds, electrons are embedded in it. Atom क्या है? Atom एक positive sphere है, and the seeds, just like electrons, the seeds are embedded in it. So atom completes the positive sphere. ठीक है? This is Thomson model. इससे एक चीज पता लगी कि एटम की स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल, बाकी सब चीजें गलत है। एटम स्टेबल, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज। दैट वाज द थॉमसन मॉडल। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, और एटम है आपके पास न्यूट्रल। एटम क्या है? न्यूट्रल। ये थॉमसन मॉडल था। उसका रदरफोर्ड थ्योरी है। रदरफोर्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था जिसे गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। और इसे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें आपके पास you have a lead block. Inside this lead block we have a radioactive source. चलिए, इसमें हमारे पास क्या है? एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन, we have a collimator, we have a lead block, a zinc sulfide screen, a collimator, a lead block, a radioactive source, कौन सा होता है? बिस्मथ इस्तेमाल करते हैं रेडियोएक्टिव सोर्स। These are alpha rays, and this is a thin gold foil. These are the scattered electron beam, scattered alpha particles, scattered alpha particles. This is detector. तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये हमने एक वैक्यूम, एक चैम्बर क्रिएट किया। उसमें हमने एक गोल्ड फॉइल को रखा, इन गोल्ड फॉइल को, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। ठीक है। अब व्हाट रदरफोर्ड थ्योरी, बट रदरफोर्ड एक्चुअली नोज बस थॉमसन मॉडल। रदरफोर्ड को सिर्फ थॉमसन मॉडल पता था कि एटम क्या होता है, पूरा पॉजिटिव स्फीयर होता है।
So they have done this experiment keeping in mind that atom is a positive sphere. इसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. So what they have taken this complete sheet, and this sheet contains all the positive atoms like this, all the atoms which have a positive charge on it. Positive charge तो है, साथ नेगेटिव चार्ज भी है, पर नेगेटिव चार्ज क्या है, छोटे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में है, और पूरे स्फीयर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. जब अल्फा पार्टिकल इन पॉजिटिव चार्ज को जाके टकराते हैं, अल्फा पार्टिकल्स खुद ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. सो बट दे हैव अज्यूम्ड कि वही बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, यहाँ से टकराते ही वापस आ जाएंगे, ऐसे ये वापस आएंगे टकराते, बहुत ज्यादा एंगल पे स्कैटर होंगे, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना. ये इनकी इमेजिनेशन थी, भी 120 से नीचे तो आएंगे ही नहीं, बहुत ज्यादा एंगल से क्या होंगे, स्कैटर होंगे. क्यों? बिकॉज पूरी की पूरी गोल्ड फॉइल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब पूरा पूरा एटम पॉजिटिव होता है, ऐसा थॉमसन ने पढ़ाया था उनको. और जो आपको अल्फा पार्टिकल्स है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल. बट एक्चुअली व्हाट दे ऑब्जर्व अ वेरी लेस स्कैटरिंग एंगल्स. Most of the alpha particles were passing straight through it, and the scattering angle was very less. Scattering angle था बहुत कम था. ठीक है, डिटेक्टर था, डिटेक्टर से ये पता लगता था कि कहाँ तो कितने एंगल पे स्कैटरिंग हो रही है. और ये डिटेक्टर से कैसे पता लगता था, बिकॉज ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है. ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जैसे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते थे तो ग्रीन ग्रीन लाइट प्रोड्यूस होती थी, सेंसिलेशंस प्रोड्यूस होती थी. तो वहां से डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता था कहाँ का सेंसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है, उतने उतने एंगल को डिटेक्ट कर लेता, उतने एंगल को मेजर कर लेता. समझ गए बात? तो ये था आपके पास अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो जब उन्होंने इस चीज को इसका ग्राफ प्लॉट किया भी कितने एंगल्स पर ये स्कैटर हो रहा है, जब इस चीज का ग्राफ प्लॉट किया गया तो देखा गया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया. तो ग्राफ इस तरीके से आया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल ग्राफ. दिस इज द ग्राफ नंबर ऑफ. तो ये ग्राफ जब देखा गया, दिस इज 10 की पावर 1 2 3 10 डिग्री 20 तो ये जो था, ये ग्राफ इस तरह से बना कि most of the alpha particles have a scattering angle less than 10 degree. The 10 raised to power 7 millions, more than millions of alpha particles have a scattering angle less than 10 degree. Only few of the alpha particles have scattering angle more than 90 degree, which were only less than 100. Less than 100 alpha particles have scattering angle more than 90 degree. ठीक है ना? Mostly alpha particles have scattering angle less than 10 degree, 10 degree or 20 degree. That was the observation. और उस ऑब्जर्वेशन से ग्राफ को प्लॉट किया गया और स्टडी किया गया. ठीक है, तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अगर आपको आ जाता है, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है. तो इसमें सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए. इसकी कंस्ट्रक्शन आपने क्या क्या चीजें यूज की है, डायग्राम, ग्राफ. ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और ग्राफ के बाद इसकी ऑब्जर्वेशंस आपको बतानी चाहिए. क्या ऑब्जर्वेशंस है? चलिए ऑब्जर्वेशन बताइए आप, क्या क्या है ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बोलिए ना, मैंने तो बोल दिया, आप बोलो, सेम रिपीट तो करनी है. ग्राफ तो देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग unscattered or deviated, they are passing straight. They were scattering angle less than 20 degree. Second observation.
Very few particles deflected to large ones. मतलब बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो कि ज्यादा एंगल से स्कैटरिंग हो रही है इनकी 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर करने वाले तो बहुत कम पार्टिकल्स हैं वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर स्कैटरिंग अबव 90 डिग्री एंगल और थर्ड और ओकेजनली एक आता ऐसा है जो टकरा के वापस आ कुछ ऐसे में होगा जो टकरा के वापस आ जाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जो जा रहे हैं कुछ एक आता है जो टकरा के वापस आ रहा है ओकेजनली एक आता है जो टकरा के वापस आ रहा है यानी स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री वो किसी एक आते है तीन बातें आपने लिखनी है ऑब्जर्वेशन में पहले क्या most of the alpha particles are passing straight ठीक है ना millions of alpha particles are scattering angle less than 10 degree उसके बाद very few alpha particles have a scattering angle more than 90 degree and occasionally or rarely there is a alpha particle which get rebounded मतलब टकरा के वापस आ जाता है एक तो क्या ऑब्जर्वेशंस उसके बाद आपको पहले कंक्लूजन्स तो ऑब्जर्वेशंस इस ग्राफ से देने के बाद रदरफोर्ड क्या देता है कंक्लूजन्स देता है व्हाट वाज द कंक्लूजन्स रदरफोर्ड गिव क्या कंक्लूजन्स थी रदरफोर्ड की उसने कहा भाई अगर अल्फा पार्टिकल जो है बहुत कम एंगल से स्कैटर कर रहे हैं यानी स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है इसका मतलब वो कहता है कि एटम जो है जो हमारी सोच थी कि एटम पूरा का पूरा पॉजिटिव है वो ऐसा नहीं है एटम पूरा का पूरा एम्प्टी है एटम पूरा का पूरा एम्प्टी है देन तो पहली कंक्लूजन थी कि एटम जो है आपके पास वो एम्प्टी है क्यों स्कैटरिंग एंगल बहुत कम है 10 डिग्री से भी कम है स्कैटरिंग एंगल और सेकेंडली जो थोड़ा बहुत स्कैटरिंग एंगल है थोड़ा बहुत अल्फा पार्टिकल्स है जो 90 डिग्री से स्कैटर कर रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है पॉजिटिव है तभी वो स्कैटर कर रहे हैं पर वो बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो पा रहे हैं यानी वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पर है वो बहुत कम जगह पर है यानी वो कहां पर मान लिया उसने मान लिया वो कहां पर है सेंटर में है और सेंटर में वो कहां पर है न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा क्या है पॉजिटिव चार्ज ऐसा उसने कहा एटम एम्प्टी है और सेंटर में क्या है न्यूक्लियस है जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल ये जो 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटरिंग एंगल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है और बिल्कुल सेंटर पे है बहुत कम जगह पर है अगर वहां पर क्रिकेट का स्टेडियम है तो जो पिच है दैट इज अ न्यूक्लियस एंड द होल ग्राउंड इज एटम एम्प्टी ठीक है पहली ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या कहा the scattering angle is less than 10 degree. Millions of alpha particles are scattering angle less than 10 degree. He said atom is empty. Second observation को उसने कहा कि यार 90 डिग्री से ज्यादा वाले अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम है और रेयरली कलर टकरा के वापस आया तो he says that positive charge is concentrated inside the nucleus. Next, second, third. उसने एक चीज को एक्सप्लेन करा था उसने एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करा उसने एटम की न्यूट्रल भी बताना था अभी उसने एटम की स्टेबिलिटी की बात नहीं की उसको न्यूट्रल की बात नहीं की तो न्यूट्रल को बताने के लिए उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ऐसा नहीं कि एटम कोई चार्ज पार्टिकल है एटम न्यूट्रल उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स तो हैं पर वो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर सराउंडिंग द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए there is a cloud of electrons surrounding the nucleus जैसे अर्थ को क्लाउड्स सराउंड करके रखते हैं वैसे इस न्यूक्लियस को there is a cloud of electrons which are surrounding the nucleus उसने ऐसा कहा then clear है conclusions Rutherford की it was Rutherford theory or Rutherford चलिए तीनों अगर आपको साथ में रदरफोर्ड की पोस्टर्स बताऊं तो रदरफोर्ड की कंक्लूजन्स ही बताएंगे तीनों कंक्लूजन्स इसके बाद आते हैं इसके ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स क्या थी जी क्या ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड की रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल की EM थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को यूज किया गया मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल emit the electromagnetic radiations accelerating charge particles emit electromagnetic radiations
कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होती है वो ईएम रेडिएशन एमिट करती हैं, ठीक है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स ईएम रेडिएशंस एमिट करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती हैं। तो ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यूज किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स, हम कह रहे हैं क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड विद देयर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर सराउंडिंग द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो दे मस्ट बी एक्सेलरेटिंग, they must be accelerating, they must be having centripetal acceleration. So if they are accelerating, their accelerating charges, they should emit the radiations. चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। अगर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो दे आर हैविंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो दे मस्ट आल्सो एमिट द रेडिएशंस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रेडिएशंस एमिट करने चाहिए। अगर वो रेडिएशंस एमिट करेंगे तो उनकी एनर्जी खत्म होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फाइनली इट विल मूव इन अ स्पाइरल पाथ, उस स्पाइरल पाथ में मूव करेगा और मूव करता हुआ कहां पे, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, which makes atom unstable, which makes atom unstable. तो ये पहला इसका ड्रॉबैक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। क्लियर है? तो ये कहता है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि accelerating charge particles emit the radiations, electron, the cloud of electrons are revolving around the nucleus, they are having centripetal acceleration. So if they are having centripetal acceleration, they are emitting the radiations. Consequently, their energy will decrease, and this electron will fall in the nucleus, which makes the atom unstable. ये पहली ड्रॉबैक थी इसकी। सेकंड ड्रॉबैक क्या थी इसकी? तो इस ड्रॉबैक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ मूव करते हैं? they move spiral path. So if they move spiral path, यहाँ से एक और ड्रॉबैक आ जाता है, वो आता है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है, कंटीन्यूअस होता है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है, कंटीन्यूअस होता है? डिस्क्रीट होता है। there are certain lines which are representing emission spectrum or absorption spectrum. Some lines are intense, some lines are less intense, some lines are closely spaced, few lines are placed far apart. वो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। But we know that the lines are discrete lines, hydrogen line spectrum. पर यहाँ पर इसकी ड्रॉबैक को देखें। He says the electron can revolve anywhere. There is no specified path or orbit for the electrons to revolve. Electron can revolve anywhere. If electron can revolve anywhere, the electron can emit radiations from anywhere. So radiation must be continuous. देखिए, वो हर पॉसिबल पाथ में फॉलो कर रहा है, हर पॉसिबल पाथ मूव कर रहा है। अगर वो हर पॉसिबल पाथ मूव कर रहा है तो हर पॉसिबल पाथ से रेडिएशंस को एमिट करेगा, ठीक है ना? हर पॉसिबल पाथ से रेडिएशंस को एमिट करेगा, तो वो रेडिएशन डिस्क्रीट थोड़ी रहेगी, वो क्या हो जाएगी? कंटीन्यूअस। उस इलेक्ट्रॉन तो हर जगह घूम रहा है, वो हर जगह घूम सकता है, रेडिएशन मस्ट बी कंटीन्यूअस। पर एक्चुअली में जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? इसके सेकंड लॉ कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है, पर अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चले सो दैट मस्ट बी कंटीन्यूअस, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व एनीवेयर, देयर इज नो स्पेसिफाइड पाथ टू रिवॉल्व। तो ये थी आपका रदरफोर्ड थ्योरी। रदरफोर्ड थ्योरी में कौन सी क्वेश्चन है इसका? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपने इसकी कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, ठीक है, उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन और लास्ट में अपने क्या देना है? ग्राफ, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। और ड्रॉबैक्स कोई पूछे तो ड्रॉबैक्स बता देना। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपके पास बोहर्स की थ्योरी। बोहर्स इस्तेमाल करता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का। बोहर्स डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करता है। क्या थी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस? मेल क्या थी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस? डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या थी? वो तो स्टेटमेंट थी, हाइपोथेसिस क्वेश्चन नहीं। Hypothesis. There is one statement. Every particle has wave associated with it. Every matter particle has wave associated with it. तो ये बोहर्स कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं ना, they move like a wave. They move like a wave. ये वेव की तरह मूव करते हैं।
So when they move around the nucleus, the electron move around the nucleus, they move like a wave because every matter particle has a wave associated with it. ये किसने कहा था? डी ब्रॉय hypothesis. Every matter particle has wave associated with it. तो जब ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं ना, they move like a wave. Like this, they move like a wave. समझ गया? वेव की तरह मूव करते हैं. So if they move like a wave, तो यहां से बोहर्स अपना एक पॉइंट देता है कि बन नहीं बना ठीक से. तो कहते हैं अगर ये वेव की तरह मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं जिन ऑर्बिट में ये पूरी की पूरी वेव आ जाए. जिन ऑर्बिट में पूरी की पूरी वेव आ जाए. सिंपल से पूरी की पूरी वेव यानी एक वेवलेंथ आ जाए या दो वेवलेंथ आ जाए या तीन वेवलेंथ आ जाए. यहाँ पर कितनी है? एक वेवलेंथ है ना, क्रस्ट एंड रफ. यहाँ कितनी है? दो वेवलेंथ, क्रस्ट रफ क्रस्ट रफ. यहाँ कितनी? तीन, क्रस्ट रफ क्रस्ट रफ क्रस्ट रफ. तो उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जिन ऑर्बिट में पूरी की पूरी वेवलेंथ है. सरल भाषा में ये बोर्स कहता है. ठीक है, किसका इस्तेमाल किया उसने? डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं they are matter particle, they have a wave associated with it, and only those orbits are taken as the circular orbits in which the complete electron can form a complete wave. That's the Bohr's theory. Done? समझिए बात. तो जैसे कितनी वेव बन रही है इसमें? 1 2 3 4 4 लैम्डा बन रहा है इसमें. जिनके सर्कमफ्रेंस में कंप्लीट वेव बनती है वही सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे. ऐसा बोहर्स कहता है. हर जगह नहीं रिवॉल्व करेंगे, हर जगह नहीं रिवॉल्व करेंगे. जिन सर्कुलर ऑर्बिट में एक कंप्लीट वेव बनती है उसमें रिवॉल्व करेंगे. यानी पॉइंट क्या है? 2πr is equal to only those circular orbits can be taken as the stationary energy states in which electron can have integer multiple of wavelength. Electron can have integer multiple of wavelength. This is Bohr's theory. कि उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो. जिनमें इलेक्ट्रॉन की इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. ऐसा बोर्स है. 2πr is equal to n. यानी सिर्फ इसी सर्कमफ्रेंस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कमफ्रेंस में रिवॉल्व करते हैं तो ये जो वेवलेंथ होती है, कौन सी वेव होती है? जिसे हम कहते हैं डी ब्रॉय वेव. कॉल इट डी ब्रॉय वेव. ये दो तरह की वेव्स इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं जब वो न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं. एक कौन सी करते हैं? डी ब्रॉय वेव्स. ये तब करेंगे जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं. और दूसरी कौन सी वेव्स होती है? फोटॉन्स. वो कब एमिट करते हैं फोटॉन्स? जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं. फोटॉन्स आल्सो हैव द वेवलेंथ. Photons also have wavelength because photons are also the matter particles. Photons are also the matter particles. They also have the wavelength. ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड दो तरह की वेव्स एमिट करते हैं. एक वो जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एंड सेकंड दूसरी जब वो जंप करते हैं. तो जब वो जंप करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जब वो रिवॉल्व करते हैं दैट इज डी ब्रॉग्ली वेव्स. ध्यान रखना क्वेश्चन में डी ब्रॉग्ली वेव्स पूछा हुआ है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछा हुआ है. यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो डी ब्रॉग्ली वेव की कर रहे हैं. दिस इज डी ब्रॉग्ली वेव. डन? समझ गए? जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनके अंदर उनकी इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगी. 2πr is equal to n lambda. ठीक है भाई? मैं क्या दोबारा बोलूं?
Electron can revolve only in those circular orbits in which it can have integer multiple of wavelength. Repeat कर. Electron can revolve only in those circular orbits in which it can have integer multiple of wavelength. बोलो. कुछ ना भी. Revolving orbit, integer multiple of wavelength. कुछ वर्ब वो भी इस बीच में बोल दिया. मैं Electron can revolve in those orbits in which they have integral multiple of wavelength. wavelength. ठीक है संदीप. Electron can move in those orbitals which have integer multiple. मिश्रा. Electron can revolve in those orbits in which integer number of wavelength. In which it can have integer multiple of wavelength. इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना. अच्छा यहाँ से हम अब बोर्ड्स का पोस्टुलेट ड्राइव कर रहे हैं जिसे हम क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे वेवलेंथ कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? ड्यूल नेचर पड़ गया. कितनी होती है वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की? लैम्डा किसकी वेवलेंथ है? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है ना. कितनी होती है? क्या फॉर्मूला होता है? h upon mv. तो 2 pi r is equal to n h upon mv. ठीक है. mv यहाँ ले आइए. nh upon 2 pi. What is mv? That is momentum. What is momentum into r? That was angular momentum. Angular momentum कितना होता है? तो ये बोर्ड्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन. दिस इज अ क्वांटाइजेशन कंडीशन. Electron can revolve only in those circular orbits, those orbits which have in which the इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट से रिवॉल्व करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होगा h upon 2 pi. Electron will revolve only in those orbits in which its angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi. ठीक है. ये बोर्ड्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन. ठीक है. समझ गए बात? दो पोस्टलेट्स हमने बोल के पढ़ लिए. तो इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है जिसमें इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की? इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. दिस ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. इन्हें कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ठीक है. और जब ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स को हम फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं. वी कॉल इट फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स. और फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स पर जब चार्ज पार्टिकल ऐसा ऑब्जेक्ट करते हैं, they do not emit radiations. They do not emit radiations in fixed energy states. ठीक है. तो पहला कंडीशन क्या है? उसने बोर्ड्स ने एक्सप्लेन किया. बोर्ड्स ने एक्सप्लेन किया कांसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स. और क्या एक्सप्लेन किया? फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स. वो कहते हैं जब फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे. ठीक है. फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे. फिक्स एनर्जी स्टेट्स कौन सी होती हैं? वो सर्कमफ्रेंस जिनके अंदर इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ जाए, उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को फिक्स एनर्जी स्टेट्स कहा जाता है या स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है. इस ऑर्बिट की जो बात की गई है ये स्टेशनरी ऑर्बिट और फिक्स एनर्जी स्टेट है. यहाँ पर रेडिएशन एमिट नहीं करेगा. ठीक है. क्वांटाइजेशन कंडीशन कहती है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में उनका इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi होता है. यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट. ठीक है. क्वांटाइजेशन मतलब n के ऊपर डिपेंड करेगा. 1 2 3 4 5 6. इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्वांटाइजेशन ही होता है यहाँ पर. समझ गए बात? दो बातें क्लियर होगी. तीसरी बात बोर्ड्स ने क्या कही? जो रदरफोर्ड ने भी कही थी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. साइड में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. ये वही बात बोर्ड्स ने भी कही. ठीक है. उसने कहा रिवॉल्व क्या करते हैं? हर जगह नहीं करते, सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट्स में. एक कंडीशन उसने कही, फोर्थ बोर्ड्स ने क्या कहा कि ये फिक्स एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व करते हुए
अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पर जंप करता है, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पर जंप करता है, तो वो फोटॉन्स एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा? फोटॉन्स एमिट करेगा। और अगर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर पे जंप करता है, वो तभी करेगा जब वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब करे। लो से हाई जंप करने के लिए फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, हाई से लो जंप करने के लिए फोटोन एमिट करेगा। लो से हाई जाने के लिए फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, हाई से लो जाने के लिए फोटोन। ये इसकी लास्ट पोस्टुलेट थी। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कंडीशन ऑफ बोहर्स? फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे फॉल करेगा, वो फोटोन एमिट करेगा। और ये जो फोटोन एमिट करता है, कौन सी रेडिएशंस होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और फोटोन की भी फ्रीक्वेंसी होती है, फोटोन की भी वेवलेंथ होती है। मैंने भी बताया वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डीप वेवलेंथ से अलग होती है, दोनों अलग अलग बातें हैं। और जब वो फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा तो वो लो से हाई जंप। डन। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, जो इक्वेशन है, वो है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू E, और E इज इक्वल टू H न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो जब हायर से लोअर में जाएगा इतनी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, और जब इतनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा तो लो से हाई हो जाएगा। तो बोर्ड्स के पोस्टलेट्स क्लियर है भाई? चारों पोस्टलेट्स। कोई एक बच्चा चारों पोस्टलेट्स सुना दे इसके बोर्ड्स के। थर्ड वही था भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और रिवॉल्व करने के लिए उसे कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पॉइंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रिवॉल्व करने के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगी? तो न्यूक्लियस क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों के ऊपर कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो थर्ड पॉइंट में ये बात भी हमने एक्सप्लेन करनी है कि the electrostatic force between the nucleus and the electron will provide the centripetal force to the electron so it can revolve around the nucleus के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। इसको इलेक्ट्रॉन को कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चारों पॉइंट क्लियर है? पक्का? चल बता भाई, हर्ष एनर्जी स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन सी होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी रेडिएशन एमिट नहीं करता। समीर, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। किस कंडीशन से घूमता है? जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होती है, उन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। The circular orbits in which the electron can have integer multiple of wavelength, जिसको दिमाग में बिठा पा रहे हो, that are called stationary orbits, ठीक है। और क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है मधु? क्वांटाइजेशन कंडीशन कहती है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स पर मूव करते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होता है h/2π। अब हमारे पास जो इसमें टॉपिक है वो है बोह्रस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये डेरिवेशन है बोह्रस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें हम बोह्रस की जो अभी हमने पोस्टलेट्स पढ़ी है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले वाली जो थर्ड वाली पोस्टलेट है वो यूज करेंगे कि घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और कौन प्रोवाइड करता है उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² by r
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R से, पता है कूलम्ब लॉ, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? E। अब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे नोट करते हैं? Z से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नोट करते हैं Z से। तो कितना चार्ज होता है न्यूक्लियस पे? ZE, क्योंकि एक प्रोटॉन पे E चार्ज होता है। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कितना होगा? ZE अपॉन R स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन है। तो कहां से आई? बोर्ड से पोस्टलेट से आई कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर E चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर ZE। R से R कैंसिल, mv square is equal to k z e square upon r. This is equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपके पास। अब यहां से r के वैल्यू निकाल देंगे। r कितना आ जाएगा? k z e square upon mv square। चलो इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड हम यूज करेंगे बोर्ड्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या था अनन्या क्वांटाइजेशन कंडीशन? Electrons are revolved in those orbits whose angular momentum is equal to nuclear momentum. nh upon 2 pi। क्वांटाइजेशन कंडीशन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। अब यहाँ पर L की वैल्यू कितनी होती है? mvr is equal to nh upon 2 pi। यहाँ से भी r की वैल्यू निकाल देंगे, nh upon 2 pi mv। यहाँ से भी r की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से भी r की वैल्यू, दोनों r की वैल्यूज को हमने इक्वेट कर दिया। दोनों r की वैल्यूज को इक्वेट कर दिया। यहाँ पर आगे आपके पास k z e square upon mv square, और यहाँ पर आगे आपके पास nh upon 2 pi mv। m से कैंसिल, b से भी कैंसिल। तो बताइए यहाँ पे कितनी होगी वैल्यू इसकी? d की वैल्यू निकालनी 2 pi k z e square upon nh। The value of 2 pi k z e square upon nh, ये b की वैल्यू है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स के लिए इस फॉर्मूला में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? न्यूमेरिकल्स के लिए ये v क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमने जो है यहाँ पर ड्राइव क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल रेडियस क्या होता है, और एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, ये सब हमने ड्राइव करना है इसके अंदर। अब न्यूमेरिकल्स के लिए चीज ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? z अपॉन n। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ग्राउंड स्टेट के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी होगी? 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 3। यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब z क्या है? एटॉमिक नंबर। वो किस पे डिपेंड करता है? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी होगी? 1। So this Bohr theory is valid for hydrogen-like atoms. अब hydrogen-like atoms कौन से होते हैं? Single electron atoms। जिन atoms के अंदर single electron होते हैं उन सबके लिए valid है। यानी ये theory आपके पास हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हीलियम पॉजिटिव के लिए वैलिड है, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए वैलिड है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए वैलिड है। इन सबके लिए थ्योरी वैलिड है बिकॉज़ इन सबके अंदर क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के अंदर, हीलियम पॉजिटिव के अंदर, लिथियम 2 पॉजिटिव के अंदर, बेरिलियम 3 पॉजिटिव के अंदर, इन सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। दिस बोहर थ्योरी इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बोहर की थ्योरी वैलिड है। तो दिक्कत इसके अंदर पक्का? तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेशियो ऑफ z बाय n के ऊपर। z कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन के लिए 1, अगर हीलियम की बात करें तो 2, लिथियम 2 पॉजिटिव 3, बेरिलियम 3 पॉजिटिव 4, इसलिए मैंने z लिखा है। सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी बात होगी। और इसकी वैल्यू जो होती है डायरेक्ट हम ध्यान रख सकते हैं, इट इज C/137 into Z by n। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको सिंपलीफाई करके किया गया है, C/137 into Z by n। अगर हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना होगा? 1। और अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो कितनी होगी फर्स्ट ऑर्बिट में? C/137, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बस आपको ये ध्यान रखते हैं। C/137 की वैल्यू थी 22.13 into 10 raised to power 7। मुझे शायद थोड़ा बहुत ये 6 होता है, 6। देखना C/137 कितनी वैल्यू होती है?
2.13 होती है ना 10⁻⁶ 2.5 2.18 आएगा। 10⁻⁵ है 6 है 2.18 चलिए ये इसकी वैल्यू होगी किसकी इलेक्ट्रॉन की जब वो किस पे रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो जब वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है उसकी वैल्यू 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड सेकंड में करेगा तो क्या करना है आपको n आ जाएगा ना नीचे n से 2 से डिवाइड कर देना इसको तो सेकंड में आ जाएगी तो वेलोसिटी निकालिए सारे ना ग्राउंड स्टेट में कितनी वेलोसिटी है 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड सेकंड में निकालना है तो यहाँ n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे थर्ड में निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे पता लग गया ये डेरिवेशन है और ये न्यूमेरिकल में ये कांसेप्ट यूज करना डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल हो जाएगा अब चलते हैं रेडियस की तरफ तो रेडियस में वेलोसिटी आ चुकी थी हमारे पास अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठा के वापस यहाँ दोबारा पुट कर दो कहाँ पुट करोगे यहाँ पुट कर दो हमें रेडियस मिल जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो रेडियस तो रेडियस आ जाएगा आपके पास NH/2 pi m into 2 pi k z e square upon NH. So radius will be n square h square 4 pi square m k z e square. This is radius. तो रेडियस है n स्क्वायर h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर m k z e स्क्वायर अब रेडियस की न्यूमेरिकल्स की बात करें तो रेडियस के लिए जो बात आपने ध्यान रखनी है वो ये कि पहली बात तो रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाय z n स्क्वायर बाय z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो इसकी ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल का जो रेडियस होता है इसका होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम ग्राउंड स्टेट यानी n = 1 के लिए जो इसका होता है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है और अगर आपने किसी और किसी n ऑर्बिट में निकालना है जिस n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r नॉट तो अपने सेकंड में निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड में निकालना है 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं रेडियस ऑर्बिटल रेडियस ग्राउंड स्टेट का ध्यान रखना है 0.53 एंगस्ट्रॉम सेकंड का निकालने के लिए n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे n की वैल्यू सेकंड के लिए 2 होगी थर्ड के लिए 3 होगी क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को भी डन तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगा दो चीजें आपने r नॉट है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट यानी n = 1 जैसे यहाँ पर v नॉट ये आपने निकाला ये ग्राउंड स्टेट की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जब मेरी n = 1 में रिवॉल्व करेगा कितनी वेलोसिटी होगी हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल सही बात हाइड्रोजन के लिए ये हाइड्रोजन के लिए अदरवाइज बाकियों के लिए यहाँ पे z करके फिर कैलकुलेट करें कंपेयर करेंगे कभी आपको ऐसे नहीं आएगी कि आप बेरिलियम 3 पॉजिटिव की निकालो लिथियम 2 पॉजिटिव की निकालो वो आपसे कंपेयर कराएगा तो कंपेयर करने के लिए ये फॉर्मूला कि जब भी आपको हाइड्रोजन को किसी और हाइड्रोजन लाइक एटम से कंपेयर करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करें ठीक है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ये भी वैलिड है ये सब वैलिड है डन आगे बढ़े एक काम करो जितना मैंने वेलोसिटी रेडियस कराया ना इसको एक बार अपने आप दोबारा करके देखो